आगरा रेलवे ट्रैक पर ये नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। हिंदू धर्म को दुनिया के 66 देशों में मान्यता ही नहीं है। ये खुलासा विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। जी हां, दिल्ली में मंगलवार को एक कार्यक्रम में मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात है। ये उन तमाम देशों के लिए एक सबक है जहां हिंदू को धर्म के तौर पर मान्यता ही नहीं दी जाती है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनको शायद पता नहीं था कि मोदी मतलब सिर्फ नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं होता। गिरिराज ने कहा कि कांग्रेस नेता पीएम मोदी को गाली देते देते पूरे ओबीसी समाज को गाली देने लगे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सांसद ही चली गई। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, एक गाना है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सोचने की जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा और सूरत वाले केस में पूरे ओबीसी समाज को गाली दे दिए, उन्हें पता नहीं चला। और फिर नौटंकी कर दिए कि मुझे मोदी हटा रहा है। जन समर्थन कहां से मिलेगा? 3600 किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद 3 राज्य गंवा दिया, जन समर्थन क्या मिला वो? और अगर उनके पार्टी के कोई लोग कह रहे हैं कि हमें वो जन समर्थन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, वो तो मैंने कहा अब उनको ध्यान में आ रहा है। उनके सलाहकार लोगों को ध्यान में, वो मैंने पहले कहा ना, वो गाना है सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब उनको होश आ रहा है। भारत की जनता उसे किसी को नहीं बर्दाश्त करेगा जो कोई ओबीसी को गाली दे, पूरे देश के ओबीसी को गाली दे। नरेंद्र मोदी जो पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा रहा हो, उसको गाली दे, उसको चोर कहे। आप जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, जिसके खिलाफ तुमको आवेदन करना है आवेदन करो, रिट करो, जो करो। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आ रहा है। नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि विपक्षी एकता पर मेरा ध्यान है। उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा है 2024 के चुनाव से गाढ़ी विपक्षी एकता हो और इसी को लेकर वो पहल कर रहे हैं। पीएम के विपक्ष पर जो बोलना है बोले, सभी अपने काम की तारीफ में लगे हैं। हम विकास और जनहित को लेकर काम करते हैं, कांग्रेस की राय का इंतजार कर रहे हैं। तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी। अब आप जानते ही हैं कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस में देरी कर दी क्या सर? अब तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं।
अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में इसका। हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा। तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो हम आकर कुछ बोलते नहीं हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ जो बैठक थी उसमें हम नहीं गए थे, लेकिन विपक्षी एकता थी और रहेगी। हम एक साथ हैं, हमारे जो मुद्दे थे वो हमें जहां पहुंचाने थे हमने पहुंचा दिए और हमें उसका परिणाम भी मिल गया है। हम सबसे ज्यादा अहमियत विपक्षी एकता को देते हैं। संजय राउत ने अपने बयान में ये भी कहा कि केंद्र सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। और आगे क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनाते हैं। हमारी नाराजगी जो थी उस बारे में हमने 2 दिन पहले बात कर ली है। खड़गे साहब के यहाँ हम लोग नहीं गए थे, ये सच है। हम मीटिंग को नहीं गए थे, लेकिन अपोजिशन यूनिटी है और रहेगी। महाराष्ट्र में रहेगी और देश में भी रहेगी। हम एक साथ है, लेकिन हमारे जो कोई मुद्दे थे वो हमने जहां तक पहुंचाना था हमने पहुंचा दिए हैं और उसका रिजल्ट हमें मिल गया है। मैंने कहा कि हम सबसे ज्यादा अहमियत अपोजिशन की एकता को देते हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसमें हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग सभी विपक्षों के साथ हम रहेंगे। हमारी नाराजगी जो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भूटान के प्रधानमंत्री लोते थेरिंग ने डोकलाम विवाद का समाधान निकालने में चीन को बराबर का पक्षकार बताया है। भूटानी पीएम का कहना है कि डोकलाम के विवाद को सुलझाने में भूटान, भारत और चीन बराबर के साझेदार हैं और तीनों देशों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। वहीं भूटान के इस रुख से भारत को झटका लग सकता है, क्योंकि भारत का मानना है कि चीन ने अवैध रूप से इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में कब्जा किया है। आपको बता दें कि 6 साल पहले डोकलाम में चीनी सैनिकों के अतिक्रमण को लेकर भारत चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया था और लंबे समय तक भारतीय और चीनी सैनिक के आमने सामने रहे। दोनों देशों के बीच लंबी कूटनीति वार्ता के बाद डोकलाम में चीनी सैनिक पीछे हटे थे। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तैयार हैं, जब अन्य 2 पक्ष भी तैयार हो हम चर्चा कर सकते हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत, चीन और भूटान के बीच डोकलाम में ट्राई जंक्शन की स्थिति पर बातचीत करने को थिम्पू तैयार है, जो इस विवाद में अहम साझेदार भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माने तो भूटान के पीएम थेरिंग ने बेल्जियम के एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि डोकलाम विवाद का हल भूटान अकेले नहीं निकाल सकता है। इसमें 3 देश भागीदार हैं और इसमें कोई भी देश छोटा नहीं है। सब बराबर के हकदार हैं और बराबर के भागीदार हैं। तो आपको बता दें कि भूटान ने डोकलाम पर भारत को ये झटका दिया है। ये जो खबर है आपको बता दें कि भूटान डोकलाम विवाद को लेकर है, जहां की रणनीति रूप से काफी महत्वपूर्ण है ये डोकलाम विवाद। आपको बता दें कि भारत, चीन और भूटान तीनों मिलकर इस मुद्दे का समझौता कर सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा वहां के पीएम कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पे तमाम अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि वो तैयार हैं, जब अन्य 2 पक्ष भी तैयार हो हम चर्चा कर सकते हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत, चीन और भूटान के बीच डोकलाम में ट्राई जंक्शन की स्थिति पर बातचीत करने का थिम्पू तैयार हो रहा है, जो इस विवाद में अहम साझेदार भी है। वहीं आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूटान के पीएम थेरिंग ने बेल्जियम के एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि डोकलाम विवाद का हल भूटान अकेले नहीं निकाल सकता है। इसमें जरूरी है कि 3 देश भागीदार हैं और इसमें कोई भी देश छोटा नहीं है। वहीं आपको बता दें सब बराबर के भागीदार हैं, ऐसा कहा भूटान के पीएम ने। तो ये उनका बड़ा बयान सामने आ रहा है डोकलाम विवाद को लेकर। आपको बता दें कि इससे साफ संकेत मिलता है
कि भारत, चीन और भूटान के बीच डोकलाम में ट्राई जंक्शन की स्थिति पर बातचीत करने को थिम्पू तैयार है, जो इस विवाद में अहम साझेदार भी है। वहीं भूटान के पीएम थेरिंग ने बेल्जियम के एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा कि डोकलाम विवाद का हल भूटान अकेले नहीं निकाल सकता है। इसमें 3 देश भागीदार हैं और इसमें कोई भी देश छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर के भागीदार हैं। बता दें कि भूटान के पीएम ने डोकलाम विवाद को लेकर ये प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने तीनों देश को एक साथ बुलाकर और बात पर चर्चा करने का सुझाव पेश किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के प्रति केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बुधवार को 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू किया है। वहीं बनर्जी पार्टी के वरिष्ठ के साथ दोपहर को रेड रोड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने पहुंची और राज्य को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और अन्य आवासीय और सड़क विभाग की योजनाओं के तहत केंद्र ने निधि कथित रूप से जारी नहीं किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। यह धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार शाम तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि ममता ने 12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण संबंधी एक परियोजना का उद्घाटन करते हुए मंगलवार को कहा था कि केंद्र ने मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के लिए धन जारी करना बंद कर दिया है। इसके अलावा केंद्र ने OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी बंद कर दी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा के तहत काम पूरा करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर होने के बावजूद केंद्र ने इस योजना के तहत लंबित 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल को केंद्र से उसका बकाया नहीं मिला है और इस साल के बजट में भी राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी का ये धरना प्रदर्शन है जो कि सरकार के खिलाफ है। उनका कहना है कि बजट में आम जनता के लिए कुछ नहीं है। वहीं मनरेगा योजना को लेकर के उन्होंने कई आरोप लगाए हैं सरकार पर। आपको बता दें कि ये जो अपडेट है सीएम ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन से है, जहां की पश्चिम बंगाल के प्रति केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बुधवार को 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं बनर्जी ने पार्टी के वरिष्ठ के साथ दोपहर को रेड रोड पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने वो पहुंची, जहां उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राज्य को महात्मा गांधी और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और अन्य आवासीय और सड़क विभाग की योजनाओं के तहत केंद्र के निधि कथित रूप से जारी नहीं किए जाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। यह धरना प्रदर्शन बृहस्पतिवार शाम तक जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने 12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण संबंधित एक परियोजना का उद्घाटन करते हुए मंगलवार को ये कहा है कि केंद्र ने मनरेगा और इंदिरा आवास योजना के लिए धन जारी करना बंद कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें केंद्र ने OBC छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी बंद कर दी है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि मनरेगा के तहत काम पूरा करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर होने के बावजूद केंद्र ने इस योजना के तहत लंबित 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल को केंद्र से उसका बकाया नहीं मिला है और इस साल के बजट में भी राज्य के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप है सरकार पर। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए ये बयान दिया है। आपको बता दें कि सरकार पर पैसे न देने का आरोप उन्होंने लगाया है। उनका कहना है कि मनरेगा परियोजना पर भी 7,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि
नहीं दी गई, वहीं नए बजट में भी आम जनता के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। वहीं इस राज्य के लिए, कोलकाता के लिए भी, बंगाल के लिए भी कुछ नहीं है इस साल के बजट में, ऐसा ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुणे के बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गिरीश बापट का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। बता दें आपको कि उनका पिछले कुछ दिनों से पुणे के दीनानाथ अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 73 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। वो 1973 से राजनीति में सक्रिय थे। पुणे में बीजेपी के सफल आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही थी। इसी के साथ आपको बताते चले, उन्हें पुणे की ताकत गिरीश बापट के नाम से जाना जाता था। उनके निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। उन्होंने पुणे और कस्बा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी पार्टी को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। एबीपी, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने 1973 में एक टेल्को कंपनी में कर्मचारी के रूप में काम करते हुए एक ट्रेड यूनियन के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया था। वहीं 1983 में उन्हें पुणे नगर निगम में एक नगर सेवक के रूप में चुना गया था। इसी के साथ आपको बताते चले कि वो लगातार 3 बार पार्षद चुने गए। 1993 में हुए कस्बा पेठ विधानसभा उपचुनाव में गिरीश बापट हार गए थे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने राज्य कैबिनेट में कई विभागों के मंत्री और पुणे के संरक्षक मंत्री के रूप में कार्य किया। फिर 2019 में उन्हें रिकॉर्ड मतों से पुणे का सांसद चुना गया था। तो आपको बता दें कि ये बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन हो गया है, जो कि पूरे बीजेपी पार्टी के लिए एक क्षति है। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि उनकी हालत थोड़ी नाजुक चल रही थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद गिरीश बापट का निधन हो गया है। बीजेपी सांसद गिरीश बापट का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। 1973 में उनके राजनीति का जो सफर है वो शुरू हुआ। पुणे में बीजेपी के सफल आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। इसी के साथ आपको बता दें कि पुणे की ताकत गिरीश बापट के नाम से वो जाने जाते थे। उनके निधन से बीजेपी में शोक की लहर है। उन्होंने पुणे और कस्बा निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी पार्टी को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने 1973 में एक टेल्को कंपनी में कर्मचारी के रूप में काम किया था। ट्रेड यूनियन के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया। वहीं 1983 में उन्हें पुणे नगर निगम में एक नगर सेवक के रूप में चुना गया था। वो लगातार 3 बार पार्षद भी चुने गए। 1993 में हुए कस्बा पेठ विधानसभा उपचुनाव में गिरीश बापट हार गए थे। उसके बाद उन्होंने राजनीति में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने राज्य कैबिनेट में कई विभागों के मंत्री और पुणे के संरक्षक मंत्री के रूप में कार्य किया है। आपको बता दें कि साल 2019 में उन्हें रिकॉर्ड मतों से पुणे का सांसद चुना गया था। तो गिरीश बापट का निधन हो गया है। 73 वर्ष की आयु में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साउथ और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबका दिल जीतने वाली तापसी पन्नू की गिनती इंडस्ट्री के नामी सितारों में होती है। तापसी पन्नू पर्दे पर बोल्ड रोल निभाने के लिए जानी जाती हैं। एक्ट्रेस जितनी वोकल सिल्वर स्क्रीन पर नजर आती हैं, उतनी ही सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इन सब के बाद भी वो आए दिन किसी न किसी विवाद में फंसी रहती हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक्ट्रेस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। जी हाँ, दरअसल तापसी पन्नू के कुछ दिनों पहले लैक्मे फैशन वीक से अपने रैंप वॉक लुक की तस्वीरें शेयर की थी। उन्होंने रेड कलर का डीप नेक
डीप नेक इवनिंग गाउन पहना था जो वाकई में उन्हें और खूबसूरत बना रहा था। फैंस ने भी उनकी ड्रेस की तारीफ की, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो नेकलेस पहना था उसे लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। तापसी पन्नू ने डीप नेक ड्रेस के साथ माता लक्ष्मी की छवि का बना नेकलेस पहना था। और अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है। आपको बता दें, इस बीच विपक्षी पीटीआई पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। पूर्व प्रधानमंत्री खान ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य न्यायपालिका पर और दबाव बनाना है। वहीं आपको बता दें कि सीजेपी उमर अता बंदयाल ने 22 फरवरी को पंजाब और खैबर प्रांतों ने चुनावों का संज्ञान लिया था। इसके बाद कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने मंगलवार को नेशनल असेंबली में उच्चतम न्यायालय अधिनियम 2023 विधेयक पेश किया है। तो खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां की शहबाज सरकार ने ये विधेयक पेश किया है। वहीं आपको बता दें कि शहबाज सरकार ने विधेयक पेश करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अब शक्ति कम होने की जो बात है वो रखी है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के लिए संसद में विधेयक पेश किया है। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें ओंकार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।